हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीना और मयंक की शादी को 2 साल हो गए थे। शीना काफी मॉडर्न थी, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वो कंजूस थी। हर चीज में उसे बचत ही सोचती थी। अब चलिए शीना की सास प्रेमा और ससुर राजीव के पास, जहाँ मयंक और शीना जितना लड़ते थे उतना ही प्यार इन बूढ़े बूढ़ियों के बीच अभी भी बाकी था। ऐसे ही एक दिन शाम को मयंक सबके लिए आइसक्रीम लाकर कहता है, माँ पापा मैं आ गया। शीना जल्दी से सबके लिए आइसक्रीम बाउल और स्पून ले आओ। मैं सबकी पसंदीदा आइसक्रीम लेकर आया हूँ। मतलब मेरे लिए बादाम वाली और अपने पापा की पिस्ते वाली लाया होगा जरूर। हाँ पापा। अरे शीना आओ ना, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। अरे आ तो गई, बार बार क्यों बोल रहे हो? अरे ये क्या, हम 4 जने और तुम बस 2 ही स्पून और बाउल्स लाई हो, क्यों? हाँ, अभी ढेर सारे बर्तन तो मैं मांज कर आई हूँ। अब ये और बर्तन गंदे करेंगे, फिर मैं इनकी आइसक्रीम के बर्तन भी मांजती फिरूं। मम्मी जी, आप और पापा जी एक में खा लीजिए, मैं और मयंक एक कटोरी में खा लेंगे। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और इससे हम दोनों का प्यार और भी बढ़ जाएगा और तुम दोनों का भी, क्यों है ना प्रेमा? अरे राजीव, आप भी पागल है क्या? बच्चे हैं। अरे बहू का तो लिहाज रखिए। अरे आइसक्रीम पिघल रही है मयंक, इसमें कर दो सबके लिए। अरे तुम नहीं कर सकती क्या? मैं भी तो थक कर आया हूँ। अरे तो मैं भी तो काम करती हूँ। शीना की बात सुनकर मयंक ही बाउल में आइसक्रीम निकालता है, जिसके बाद सभी एक स्पून से एक दूसरे को खिलाते हैं। वहीं खाना खाने के बाद जब प्रेमा उठती है तो वो गिरने ही वाली होती है। तभी राजीव उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ये देखकर मयंक ताली बजाकर बोलता है, अरे वाह माँ पापा, आप दोनों अभी तक रोमांटिक हैं। पापा आपकी हड्डियों में तो अभी भी जान है। हाँ, तेरे पापा तो अभी तक जवान है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? बच्चे हैं, छोड़िए मुझे। चलो जाओ सब, रात हो गई है, सो जाओ। ऐसे ही एक शाम प्रेमा का जी बहुत घबरा रहा था। तभी वो नींबू चाट लेती है और उसे थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे उल्टी आती है, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होते देख राजीव बोलता है, अरे तुम्हारी अचानक से तबीयत ऐसे क्यों हो गई? उल्टा फुल्टा कुछ खा तो नहीं लिया? अरे नहीं जी, पता नहीं क्या हो रहा है। कल से जी मचल रहा है मेरा। आप डॉक्टर के पास ले चलिए जरा। हाँ चलो चलो। राजीव शीना को बोलकर अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर उन्हें रिपोर्ट्स बता देते हैं, जिस बात को सुनकर वो शॉक हो जाते हैं और हॉस्पिटल से निकलकर बाहर एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। आखिर ऐसी क्या बात होगी, जानने के लिए प्रेमा से ही सुन लेते हैं। सब तुम्हारी गलती है। अरे तुम्हें खुद पर कंट्रोल नहीं होता क्या? अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं घर जाकर बच्चों को? ऊपर से उस दिन तुमने भी कहा था कि तुम अभी तक जवान हो, हड्डियों में जान है तुम्हारे। अरे प्रेमा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तुम तो रहने ही दो, गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। अरे जिस उम्र में हमें पोते पोती को खिलाना चाहिए, उस उम्र में तुमने मुझे माँ बना दिया। अपने 23 साल के बेटे के लिए एक छोटा भाई या बहन लाने वाली हूँ। सुनने में ही इतना अजीब लग रहा है। अब मेरा मन ही नहीं कर रहा घर जाने का। क्या करूँ राजीव, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो मैं। पागल हो क्या प्रेमा? मानता हूँ कि गलती हो गई मुझसे, लेकिन भूल कर भी ऐसा दोबारा मत सोचना। पता है ना, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बच्चा अबॉर्ट नहीं करा सकती। इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अजी तो मैं क्या बोलूं, सब क्या सोचेंगे? 50 की उम्र में दादी बनने की जगह माँ बनने जा रही हूँ फिर से। सब मोहल्ले की औरतें मजाक उड़ाएंगी कि शीना की सास 50 में गर्भवती हो गई। कोई बात नहीं, तुम इस हालत में टेंशन मत लो। हम घर जाकर बच्चों को बता देंगे ये बात। ये बोलकर राजीव प्रेमा को थोड़ा सहारा देकर शांत करवाता है और उसे समझाता है, जिसके बाद घर जाकर जब मयंक पूछता है तो राजीव और प्रेमा दोनों उसे सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर शीना और मयंक शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या माँ जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे ये क्या कह रही हैं? अरे अगर मैंने आपको नन्ना मुन्ना लाकर नहीं दिया तो आप खुद करने निकल गई। अरे माँ जी, आसपास के लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? पापा आपने क्यों किया ऐसा? देख बेटा, तू ऐसे गुस्सा मत कर। अपनी माँ की हालत को भी समझ। और हमने ये जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से हो गया और तुझे बता दिया है।
ये नन्हा मेहमान हमें लाना ही होगा। वाह, अब और खर्चा बढ़ गया मयंक तुम्हारा। माँ जी को जिस उम्र में मेरा ख्याल रखना चाहिए था, अब मैं उस उम्र में उनका ख्याल रखूंगी। बस शीना, बहुत हो गया। अब तुम और नहीं बोलोगी। अब जो है सो है। मेरी माँ का ख्याल तुम्हें रखना है। अब कोई ताना नहीं दोगी किसी को भी। भूलो मत, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनके लिए बादाम वाला दूध बना कर दो उन्हें। जाओ। जा रही हूँ। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं पापा, मैं आप दोनों के साथ हूँ। शीना उसे कंजूसी के साथ आधा ग्लास दूध देती है। जैसे ही मयंक आंखें दिखाता है तो वो ग्लास को फुल भरकर अपनी सास को लाके देती है। 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन शीना की सास का ख्याल रखने में कंजूसी अभी भी जारी रहती है। वो उसे खाने पीने और खर्च करने में खूब सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह के समय राजीव प्रेमा के लिए काजू बादाम लेकर आता है और मयंक के साथ काम पर निकल जाता है। सोफे पर बैठी प्रेमा शीना को आवाज लगाकर बोलती है, शीना, अरे शीना बहू, तेरे पिताजी मेरे लिए काजू बादाम लाए थे, जरा दे मुझे खाने को। इसके पिताजी हमारे बच्चे की ताकत के लिए और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए देकर गए थे। अरे शीना बहू, लाना जरा। बहू के टाइम पर ये बच्चा पैदा कर रही है। मैं आधी कटोरी काजू बादाम ले आती हूँ और इनको 7-8 काजू बादाम दे देती हूँ, ये ठीक रहेगा। शीना अपनी सास को वो काजू बादाम ला कर देती है, जिन्हें देखकर प्रेमा बोलती है, बहू, तेरे पिताजी देकर गए हैं, इतने से क्या होगा? माँ जी, आप ये खा लीजिए, बहुत है आपके लिए। बाकी के काजू बादाम मैं आपको हलवे में डालकर दे दूंगी। जरूर इसने अपने लिए बचा लिए होंगे काजू, जाकर छुपा दूंगी मैं भी बाद में। ठीक है, ला यही दे दे। और शाम को पालक की सब्जी बना दियो, बच्चे के लिए वो सही होती है, उसमें वो होता है आयरन। नहीं माँ जी, आज मुझे शाही पनीर खाना है तो मैं वही बनाऊंगी, आपके लिए कल बना दूंगी। ठीक है, बना ले। अपनी बहू की कंजूसी सहते सहते उसे 9 महीने पूरे हो जाते हैं। अचानक से प्रेमा को लेबर पेन शुरू होता है और प्रेमा चिल्लाते हुए कहती है, अरे शीना बहू, बेटा अपने पापा और डॉक्टर को फोन कर दे और हॉस्पिटल ले चल जल्दी। अरे माँ जी, आप टेंशन मत लो। आपने तो पहले जमाने में भी दाई माँ से ही करवाई थी ना अपनी डिलीवरी, तो मैंने इस बार भी आपके लिए 3 दाई माँ बुलवा दी है आपकी डिलीवरी के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, हमारा हॉस्पिटल का खर्चा भी बच जाएगा। 1-1.5 लाख खर्च हो जाता नहीं तो हमारा। बहू, तू पागल हो गई है क्या? ये पहले होता था, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो तू हॉस्पिटल ले चल। शीना अपनी सास की एक नहीं सुनती और दाई माँ को बुलाकर जैसे ही कमरा बंद करती है तो उसका बेटा मयंक वहाँ आ जाता है और ये देखकर कहता है, शीना, ये क्या बदतमीजी है। माँ के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? माँ की हालत दाई माँ से करवाने वाली नहीं है। ऐसे में उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज चाहिए, ना कि ये। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इतना कंजूस बना। छी। और आप सब प्लीज जाइए, मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। मयंक बेटा, जल्दी ले चल, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ माँ, मैं आपको लेकर जाऊँगा, फिक्र मत करो। ये बोलकर मयंक तुरंत अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं और राजीव भी वहाँ आ जाता है। वार्ड के बाहर मयंक शीना को बहुत सुनाता है और उसकी कंजूसी की वजह से उसे बहुत डांट पड़ती है। तभी शीना बेहोश हो जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर मयंक का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है और दूसरे डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि प्रेमा ने लड़की को जन्म दिया है। ये सुनकर सब खुशियाँ मनाते हैं और शीना अपनी सास से माफी मांग लेती है। अगले 9 महीने बीत जाने के बाद शीना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और सब घर में छोटे बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। रोहन एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और उसको इस बात पर बहुत गुरूर था कि वो मैनेजर की पोस्ट पर है। रोहन अपनी पत्नी रिया और माँ अर्चना देवी के साथ एक बड़े से फ्लैट में रहा करता था। ऐसे ही एक सुबह रिया रोहन से कहती है, अजी सुनते हो, लंच में आपके लिए थेपले बना दूं? हाँ हाँ, बना दो। बहू, मेरे लिए सूजी का हलवा बना दियो और हाँ, थेपला बनाना मत भूलना। जी माँ जी, मैं बना दूंगी। और अगर साथ में कुछ और बनाना है तो वो भी बता दीजिए। अरे बहू, अभी तो यही दे दे, कुछ और चाहिए होगा तो आवाज दे दूंगी। रिया अपने पति और सास के लिए थेपला और हलवा बनाती है और फिर रोहन का लंच पैक कर देती है। थोड़ी देर के बाद
रोहन ऑफिस चला जाता है। कुछ ही देर में उसके ऑफिस में लंच ब्रेक होता है। रोहन सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खाता है। तभी रोहन के कुछ दोस्त रिया के हाथों का बनाया हुआ थेपला खाने लगते हैं। तभी उनमें से उसका एक दोस्त कहता है, वाह भाई, क्या थेपले हैं, कसम से मजा ही आ गया। तू खाना खाना यार। हाँ भाई, सही कह रहा है भाई, थेपले का बिजनेस करवा दे भाभी का। अरे पागल है क्या? मेरी पत्नी को ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ, अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, आखिर क्या चाहिए पत्नी को? यार सच बताऊं, मेरा तो ये मानना है कि जिन लोगों की वाइफ पति के कमाने के बाद भी बाहर कुछ करने जाती है ना, तो शायद उनके पति उनका अच्छे से खर्चा नहीं उठाते होंगे। ये तेरी सोच है यार कि अगर वाइफ बाहर काम करती है तो सिर्फ खर्चे के लिए। मेरा तो ये मानना है कि जब हम अपने लिए पढ़ी लिखी लड़की लाते हैं ना, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो कुछ करे अपनी लाइफ में, ना कि घर के काम में सीमित रह जाए बस। यार जरूरत नहीं है इतना सोचने की, वैसे भी मैं जिंदा हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है उसको। जिसको भेजना है अपनी बीवियों को ही भेजो भाई। कैसी सोच है तेरी? जैसी भी है अच्छी है, और तू मुझे ये मत बता कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अर्चना अपनी बहू रिया से कहती है, अरे रिया बहू, जरा थेपले बना दे मेरे लिए। तेरे थेपले का कोई जवाब ही नहीं। अरे खाते ही मजा आ जाता है। सोच रही हूँ बहू, तेरे थेपले का बिजनेस करवा दूँ। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। अरे तो इसमें सोचना क्या, मैं बात करती हूँ रोहन से। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। ऐसे में वो गुस्से से कहता है, आज तो कर ली ये बिजनेस की बात, आगे से इस घर में ये बात नहीं होनी चाहिए। अब यही रह गया है क्या घर को चलाने के लिए? अरे तो इतना क्यों भड़क रहा है? तू अपनी मैनेजर गिरी अपने ऑफिस में ही रखियो, ठीक है? ये मेरा घर है और यहाँ सब मेरे हिसाब से चलेगा। मैं चाहूँ तो बहू से थेपले का बिजनेस भी करवा सकती हूँ। मैं भी देखता हूँ कि कैसे आप दोनों ये सब करते हो। तू ये मत भूल कि ये मेरा घर है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। हाँ तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ। अजी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अगर डबल इनकम सोर्स है हमारे पास तो उसका फायदा उठाना चाहिए ना। क्या पता वक्त कब पलटी खा जाए। मुझे ना तो तुमसे ना माँ से किसी से कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इतना कर सकता हूँ कि कभी तुम्हें घर के काम के अलावा कुछ करना ना पड़े। बेटा बहू ने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता। क्या पता आगे चलकर तू खुद उसे ये सब करने दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे आप दोनों? और मेरे होते हुए ऐसा दिन आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, लिख कर ले लो। अरे तेरे कहने से क्या होगा, ये इसकी जिंदगी है, इसका जो दिल करेगा ये वो करेगी। किसी की पत्नी या बहू है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको सपने पूरे करने का हक नहीं है। माँ, आपको इसका ज्यादा पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये औरतें बाहर का काम करने लगती है ना, तो इनके पर निकल आते हैं, और मैं नहीं चाहता कि इसके पर निकलें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात दोनों पति पत्नी बेड पर लेटे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी रिया कहती है, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या आप नहीं चाहते मैं तरक्की करूं? अरे मुझे करने दीजिए ना छोटा सा बिजनेस। अरे यार तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या मैं कम कमाता हूँ जो तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ गई? बात कम या ज्यादा की नहीं है यार, बात ये है कि अगर मिलके कमाएंगे तो घर में आमदनी ज्यादा आएगी ना। खुदा न खास्ता अगर कल को कोई अनहोनी हो गई, आपकी जॉब चली गई, तो कम से कम मेरे पास तो ऑप्शन होगा ना घर चलाने के लिए। चुप हो जाओ तुम। अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो, समझी? देखो मेरी बात को गलत मत समझो, अच्छा और बुरा दोनों साथ देखकर चलना चाहिए। रिया लाख कोशिश करती है मगर रोहन अपनी बात से टस से मस नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय के बाद रिया और उसकी सास दोनों मिलकर बिजनेस करने का ठान लेते हैं और रोहन को बिना बताए उसके ऑफिस जाने के बाद थेपले का काम करना शुरू करती हैं। थेपला बना बना कर वो बड़ी बड़ी कंपनीज में भेजा करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे रिया के थेपले लोगों में मशहूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रिया को एक बहुत बड़ी कंपनी से थेपले का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो ये खबर अपनी सास को सुनाते हुए बोलती है, माँ जी, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से थेपले बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सच में बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तू ऐसे ही तरक्की करती रहे, दिन दुगनी और रात चौगनी। हाँ माँ जी, बस एक ही बात का अफसोस है
कि रोहन जी हमारी इस खुशी में हमारे साथ शामिल नहीं है। अगर होते तो मेरी खुशी दुगनी चौगनी हो जाती। देख लेना बहू, एक दिन रोहन भी तेरा साथ देगा तेरी खुशी में। हाँ माँ जी, मुझे भी बस उसी दिन का इंतजार है। और मैं चाहती हूँ कि जिस दिन रोहन ने तेरी खुशी में तेरा साथ दे दिया ना, उस दिन मैं घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊंगी। हाँ माँ जी, एक दिन आपकी ये बात जरूर सच होगी और कथा मैं खुद मैनेज करूँगी, देखना। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिया को मिला था, उस कंपनी के मैनेजर अपने ऑनर के साथ रिया से मिलने एक होटल में आते हैं। जब रिया उस मैनेजर को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो मैनेजर कोई और नहीं बल्कि उसका पति रोहन होता है, जो कि अपनी कंपनी के ऑनर के साथ वहां आया होता है। रोहन रिया को इशारे में चुप रहने को बोल देता है। तब ऑनर रिया से कहते हैं, रिया जी, वैसे कमाल के होते हैं आपके बनाए थेपले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बस दिल और मन दोनों लगाकर बनाती हूँ, अच्छे अपने आप हो जाते हैं। आपके साथ काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप हर औरत के लिए एक मिसाल हैं। बहुत से आदमी ऐसा सोचते हैं कि औरतों को घर के काम काज तक ही सीमित रहना चाहिए, मगर आपको देखकर उनकी आंखें खुल जाएंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। औरतें किसी भी आदमी से कम नहीं होती। जी सर, पहले मैं भी यही सोचता था कि औरत घर का काम करने के लिए ही होती है, मगर आज मेरी आंखें खुल गईं। ये तो बहुत अच्छी बात है रोहन। जी सर, और आपके सामने जो खड़ी है वो मेरी पत्नी रिया है, जिसको मैंने हमेशा से ये सब करने से रोका, मगर इसने ये साबित कर दिया कि औरत किसी मर्द से कम नहीं होती। ग्रेट रोहन। रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने ना जाने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। अंत भला तो सब भला, अब आप माफी मत मांगिए। तीनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो घर जाकर अपनी माँ से भी माफी मांगता है। ऐसे ही कुछ समय बाद उसकी माँ घर में एक कथा रखवाती है। रोहन और रिया दोनों इस पूजा में शामिल होते हैं। समय बीतता जाता है और अब रोहन भी रिया के साथ मिलकर उसके काम में भागीदार बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।